Assalamu alaikum, good morning, good evening, good afternoon, whatever is the feasibility of time when you are watching this video. My handsome greetings to all of you, my handsome salam to everybody. I hope you are doing great और आपकी ये पहली क्लासेस जो है बहुत अच्छी रही होंगी. एकेडमिक शिफ्ट हो गया है, स्ट्रीम चूज कर ली है एज पर योर इंटरेस्ट एंड एज पर योर विश. अब मेरी यहां पे कोशिश क्या रहेगी और ये सीरीज क्या हमने लॉन्च की. बेटा देखो, अक्सर क्या होता है, जो आप साइंस सब्जेक्ट ले रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट इसलिए लेते हैं ताकि वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाए या मेडिकल फील्ड में जाए, जिनका एम होता है टू बी अ डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर और टू बी इन द मेडिकल फील्ड. बहरहाल आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो या सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जो भी आपकी इंटरेस्ट होगी, मेरी कोशिश ये रहेगी सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मैं आपको ट्रेन करूं. और जो हम ये प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं ना कि कल क्वेश्चंस करेंगे, परसों क्वेश्चंस करेंगे, वो हम यहां नहीं करने वाले. हम बेसिक लेवल से डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट डेज में जो भी हम क्लासरूम में लेक्चर पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर का एक असाइनमेंट बनेगा, डीपीपी बनेगा, जिसमें आपको ट्रेन किया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी हाउ टू डील विद द एमसीक्यूज, हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल्स. तो अगर आप आज से ही 11th से ही, पहले क्लास से ही इसकी आदत रखेंगे, आई एश्योर यू एक साल नहीं बल्कि एक महीने में आप में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी. ठीक है. और जो बच्चे ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डीपीपी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, तो बेटा उनके लिए काफी दिक्कत हो जाती है कल को नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना. तो ये चीज दिमाग में रखते हुए मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि साल भर मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं और आपके साथ तकरीबन 2, 3, 4, 5 हजार या 10,000 क्वेश्चन तकरीबन एक साल में डिस्कस हो जाए. ठीक है बच्चा. तो हमने ऑनलाइन मूड में यहां पे सिर्फ डीपीपी के सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं. डीपीपी आपके सामने होगा, हर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि अगर कहीं पे कोई डाउट रहता हो तो आप उन डाउट्स को आसानी से बेटा यहां पे क्लियर कर सकते हो. ठीक है. तो हमने अभी तक 2 लेक्चर्स पढ़े हैं, वो भी बेसिक्स. हमने अभी स्टार्ट किया था सब्जेक्ट की केमिस्ट्री क्या होती है या मैटर और एनर्जी देखा था, तो उसी के रिलेटेड हमारा आज का पहला डीपीपी रहेगा. और आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, क्योंकि आपको काफी डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है. ठीक है बच्चा. और इसकी आप एक कॉपी मेंटेन करेंगे और उसके लिए नीट फाइल अलग लिखेंगे, डीपीपी सेक्शन केमिस्ट्री या सब्जेक्ट केमिस्ट्री. ठीक है. नाउ अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हमारा डीपीपी होगा और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड. सी बच्चा, यहां पे हमने नोट किया हुआ है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये पहला चैप्टर है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसका क्लासरूम लेक्चर फर्स्ट है. और हमारा पहला जो बेटा क्वेश्चन यहां पे है, दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम आपसे पूछेंगे बच्चा केमिस्ट्री क्या होती है, मैंने आपको बोला था मेरा बच्चा कि ये जो यूनिवर्स होती है, ये जो हमारी कायनात होती है, ये जो कॉस्मॉस है, कॉस्मॉस किसको कहते हैं बच्चा? कॉस्मॉस कहते हैं यूनिवर्स को. ये जो मेरा बच्चा यूनिवर्स है, ये जो कॉस्मॉस है, अगर हम आपको बताएं कि इसका कंपोजिशन क्या है, और आपको मालूम है इसका जो कंपोजिशन है, यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी. यही 2 चीजें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है. कायनात इन्हीं दोनों चीजों की बनी है. हां, बाद में हम बता सकते हैं कि जो मैटर होता है, एक होता है आपका ऑर्डिनरी मैटर और एक होता है आपका डार्क मैटर, और एनर्जी के साथ एक और टर्म वाबस्ता है, दैट्स कॉल्ड डार्क एनर्जी.
और अगर हम देखेंगे यूनिवर्स का ये वाला जो पार्ट है मेरा बच्चा, मैटर, मैटर को आप बोल सकते हो मास भी मेरा बच्चा, है कि नहीं? तो मैटर को आप मास भी बोलोगे। तो अगर देखा जाएगा कि ये जो यूनिवर्स का कंपोनेंट है ना मैटर, मास, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, इस मैटर के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, कायनात का कोई भी मटेरियल, कायनात का कोई भी ऑब्जेक्ट, कायनात का कोई भी मैटर, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, लाइक मेटल्स, लाइक सॉइल, लाइक व्हाट एवर एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स, अगर हम उस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, जांच करेंगे, अगर उस मटेरियल की स्टडी हम करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे, स्टडी क्या करनी है हमें? स्टडी क्या करना है बेटा? कंपोजिशन ऑफ मैटर। हमें स्टडी क्या करना है? कंपोजिशन। मैटर बना किसका है? हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है बेटा। यानी अगर मैटर बनता है, कौन बनाता है? क्या आपस में मिलकर कोई मटेरियल बनता है? उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस मैटर की खसूसियत क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। यानी अगर मैटर किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, से फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या गैसियस स्टेट में, तो ये जो हम पढ़ते हैं ना मेरा बच्चा, क्या? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, इसी फील्ड को मेरा बच्चा कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री डील करती है मटेरियल के साथ, इसीलिए केमिस्ट्री का एक और नाम है मटेरियल साइंस। और हमें मटेरियल, मैटर, मास के बारे में पढ़ना होगा, है ना मेरा बच्चा? और मास के, मटेरियल के बारे में क्या पढ़ना है? कंपोजिशन, कि मटेरियल बना किसका होता है। जैसे आपको मालूम होगा, एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ ईदर एटम्स, ईदर मॉलिक्यूल्स, ईदर आयंस। तो हमें ये कंपोजिशन जानना है, इसी सब्जेक्ट को तो केमिस्ट्री कहते हैं। या हमें स्ट्रक्चर बेटा मैटर का पढ़ना है, यानी एक मैटर अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस से बनता है, तो ये पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ क्लस्टर हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, लाइक डेंसिटी, वो सारी प्रॉपर्टीज उस मैटर की हमें स्टडी करनी होती है। और लास्ट में हमें यह भी देखना है कि मैटर को हम किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में? इस पूरे फील्ड को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब आप ही मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जरा बताइए। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यस एग्जैक्टली। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एग्जैक्टली। कंपोजिशन ऑफ मैटर, ऑब्वियसली। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबोव। आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा व्हाट इज केमिस्ट्री, और ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल बेसिक जैसे कि लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अभी आपको ग्रूमिंग करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पे आता है हमें। पहले मैं ये इंक पूरी बेटा रिमूव करता हूं, उसके बाद हम यहां से फर्दर आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर हम यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है जरा पढ़ लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कॉस्मोस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर ओनली, एनर्जी ओनली, बोथ मैटर एंड एनर्जी, यानी ए एंड बी, नन। अभी मैंने बोला था कॉस्मोस क्या होती है मेरा बच्चा? कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। और हमने आपसे कहा था कि जो यूनिवर्स है मेनली इट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड बेटा एनर्जी। आई बात समझ में? तो अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा इसका। मैटर ओनली, नो ये गलत है। एनर्जी ओनली, ये गलत है। बोथ एंड बी, यानी जो पूरी कॉस्मोस है, जो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट क्या कर रहा है? एक तो मैटर है, एक तो एनर्जी है। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप देखिए मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमने आपको पढ़ाया था, ये टॉपिक क्लासरूम में डिस्कस हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे है, फाइंड द इनकरेक्ट इक्वेशन। देखो बेटा, मैंने आपको बोला था क्लासरूम में जो मास और एनर्जी होती है दे आर इंटरकन्वर्टेबल। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो मैंने
डिटेल में आपको पढ़ाया था। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में हमने यह भी पढ़ा था कि मास को बेटा कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी, और जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो सकती है मास में। और यह भी पढ़ा था कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, यानी किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर मास कम हो जाता है, अगर मास डिफेक्ट आ रहा है, अगर मास डिक्रीज हो रहा है, वो मास गया किधर? हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन अंकल जी ने बता दिया था कि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? यानी मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। एक तो ये पॉइंट भी पढ़ाया था हमने, और ये सीख लिया था हमने कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। अगर कहीं पे कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, उतनी ही एनर्जी वहां अपियर होती है। आप मास को एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो और एनर्जी को मास के टर्म्स में अपियर कर सकते हो। सपोज ये देखो, ये पेन है, ये मास है। इस मास के अंदर अगर हम देखेंगे ना, ये मास ही नहीं है, बल्कि इस मास को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि कितने मास से कितनी एनर्जी निकल सकती है, या कितना मास कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन दी थी, E equal to mc square, where E is the energy, m is the mass and c is the speed of light। अब अगर हम देखेंगे ये वाली इक्वेशन अगर होगी तो करेक्ट है। देखिए पहली ही इक्वेशन यहां पे देखिए आप जरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ऑप्शन E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये तो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद दिया गया है E इक्वल टू mc, नो, ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। हमें क्या देखना है? गलत कौन कौन है। m इक्वल टू ई सी स्क्वायर, जरा यहां से m निकालो, इस इक्वेशन से जरा m निकालो, m विल बी इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। सो अगर ये इक्वेशन होती तो ये हम करेक्ट मान लेते, लेकिन यहां पे क्या दिया है? m इक्वल टू, देखिए m इक्वल टू ई सी स्क्वायर, ये भी गलत है। तो अगर हम देखेंगे इसमें करेक्ट सिर्फ पहला वाला ऑप्शन है, और जो बी एंड सी है वो दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर बनेगा बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों इनकरेक्ट है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके बच्चा, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाज गिवन बाय। बेटा ये मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत ही बड़ी फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसी का एक सेक्शन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। आई बात समझ में? मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि मास को आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस कर सकते हो, एनर्जी को आप इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास मास है, समझ लेना ये आपके पास एनर्जी है, और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, यानी मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल और मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम देते हैं हम? शाबाश मेरा बच्चा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसमें देखना क्या है? इट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 kg। अब इसका मतलब क्या है? से ये एक मोबाइल है, इसका मास है 1 किलोग्राम, 1 kg। इमेजिन करो, मुझे आपको बताना है कि अगर ये मास कंप्लीटली एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे तो बताओ ये कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 kg मास कितनी एनर्जी होती है अगर इस मास को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। या आप ऐसे सोच लीजिए, ये मोबाइल 1 kg का है, 1 kg मोबाइल है, अगर ये पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो बताओ वो कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलो यहां पे मैं पहले एक बॉक्स बना लेता हूं, उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? शाबाश, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चा, नाउ बताइए मुझे गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? मास। वो मास कितना है? मास इज 1 kg। बताइए किस इक्वेशन से हम एनर्जी निकाल सकते हैं? सर अभी हमने सीखा है E इक्वल्स
mc स्क्वायर। तो E विल बी इक्वल टू मास कितना है, दैट इज 1 kg, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये है c स्क्वायर। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 इंटू ये है ना 10 टू द पावर 8, इसका स्क्वायर करो तो वो आ जाएगा 10 टू द पावर 16। इट्स लाइक दैट, ये देखो ना, ये है 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8, बेसिस आर सेम, पावर्स को आप ऐड करो तो 10 टू द पावर 16 आ जाएगा, वो है ना। अब देखो यहां पे ये कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो यही क्वांटिटी हमें मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो यूनिट क्या आएगा, इसका है केजी, ये बनेगा मीटर स्क्वायर और ये बनेगा पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बेटा हम जूल कहते हैं। दैट मींस अगर हमारे पास 1 केजी मास होगा वो कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल। ओके बच्चा, तो ये रहा आपका आंसर, बड़ा सिंपल। आपको मास गिवन है, आप ये वाली इक्वेशन लगाओ, E इक्वल्स mc स्क्वायर, तो इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, आप निकाल सकते हो कि 1 kg मास कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, 1 ग्राम मास इज इक्विवेलेंट टू डैश डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, 1 ग्राम मास इज इक्विवेलेंट टू डैश डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे पहले 1 केजी बताया गया था, लेकिन अब हमारे पास 1 ग्राम मास है। समझ लीजिए ये पेन है, इसका मास है 1 ग्राम, बताओ ये कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस 1 ग्राम मास को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस करो तो ये कितनी एनर्जी है, या अगर ये 1 ग्राम मास कंप्लीटली हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ ये कितनी एनर्जी है। बहुत ही सिंपल, पहले ही किया था, शाबाश। कैसे करेंगे ये देखिए, मैं पहले यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहली चीज है हमें मास कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना, 1 ग्राम मास, तो यहां पे अगर हम देखेंगे मास कितना गिवन है, मास इज गिवन 1 ग्राम। अब देखिए हमें एसआई सिस्टम में आंसर निकालना होता है, जैसे कि क्लासरूम में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हमें एसआई सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम को अगर आपने किस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में, दैट इज केजी में, तो क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर -3, तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी। दिस इज वेरी सिंपल। देखिए बेटा 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो बताइए 1 ग्राम जो है वो कितनी केजीज के बराबर, तो ये 1000 यहां पे डिवाइड करो, तो ये 1000 को 10 टू द पावर 3 मान सकते हैं, जब ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -3 केजी बनेगा। Am I right? ओके, सो अब आपने याद रखा, अगर मास सपोज हमारे पास कितना है बेटा 1 ग्राम, इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 10 टू द पावर -3। नाउ तो अब हमारा जो मास है वो आ गया 10 टू द पावर -3। हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे इक्वेशन E इक्वल्स mc स्क्वायर। सो E विल बी इक्वल टू, मास कितना है बेटा, मास कितना है केजीज में, 10 टू द पावर -3 केजी, ओके, इनटू वेलोसिटी c स्क्वायर करना है ना, तो दैट विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, देखिए बड़ा सिंपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स 10 टू द पावर -3 इंटू, देखो 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 16, ये एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में। नाउ देखो बेसिस आर सेम, इधर देखने का मेरा बच्चा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 16, देखो बेसिस तो सेम है, यहां पे पावर्स को ऐड करेंगे तो 16 को माइनस करो 3 तो वो आ जाएगा 13, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके पास 1 ग्राम मास है, अगर आपके पास 1 ग्राम मास है, अगर आपके पास 1 ग्राम मास है, वो कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। अब देखो कहीं आंसर है, यस, क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखो ऑप्शन नंबर सी, 9 इंटू 10 टू द पावर 13।
ओके, चले बच्चा, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन. इधर देखिए बच्चा, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7. पहले मैं इसको रब करता हूं यहां पे, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से. ये देखिए, इसको मैं रब करता हूं, इसको हम यहां पे रब करेंगे ताकि एक और क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो पाएगा. नाउ अब यहां पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज मैक्सिमम मास दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 9 into 10 to the power 16 जूल ऑफ एनर्जी एज पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट. जितना मास खत्म होगा उतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी डिसअपियर उतना ही मास. तो हमें यहां पे मैक्सिमम मास निकालना है, यानी अगर इतनी एनर्जी आपके पास है तो बताओ ये कितना मास रिप्रेजेंट करता है. अगेन व्हाट वी विल डू, यहां पे बॉक्स बना लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चा. नाउ इधर देखिएगा, इधर देखिएगा आप, ये देखो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 में. देखो हमें क्या करना है, मैक्सिमम मास दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी अगर हमारे पास कितनी एनर्जी होगी, 9 into 10 to the power 16 जूल. बताओ ये कितना मास रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, या इतनी एनर्जी अगर मास में कन्वर्ट हो जाए तो वो कितना मास होता है. सो हम लगाएंगे सीधे इक्वेशन E इक्वल टू mc². तो यहां से m अगर निकालना हो तो बेटा ये आ जाएगा E/c². तो मास निकालना है तो एनर्जी कितनी है, 9 into 10 to the power, शाबाश, कितनी गिवन है, 10 to the power 16 जूल, है ना. जूल क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन, अच्छा वेलोसिटी वो आ जाएगा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. अब देखिए ये बनेगा मीटर स्क्वायर कैंसल, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर कैंसल, ऊपर बचेगा केजी. ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, देखिए ये 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, ये और 9 खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. अब यहां 10 to the power 16 जो है, 10 to the power 6, देखो 10 to the power 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 to the power 16 आ जाएगा. ये और ये भी खत्म. दैट मीन्स जो मास है दैट विल बी 1 kg. ठीक है, यानी अगर इतनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी अगर होगी तो वो कितना मास रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट टू 1 kg. दैट्स वेरी सिंपल. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को. अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कह रही है. पॉइंट नंबर फर्स्ट, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल. एग्जैक्टली, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल. ये तो पहला ही बेसिक फंडामेंटल पोस्टुलेट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का. मास कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं. इसमें बताया गया है कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो वहां तो सीधे ही फिर खत्म हो जाती है मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो ये भी नहीं है. E इक्वल टू mc, ये भी गलत है, बिकॉज E इक्वल टू mc². D is energy cannot be converted into mass according to mass energy equivalence, ये भी गलत है. तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मास एंड एनर्जी इज, या मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, ये इसका ऑप्शन. नाउ लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं बेटा, ये आप करेंगे. लास्ट वाला क्वेश्चन इधर देखिएगा. लास्ट वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ह्यूमन बॉडी. एक ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए एक इंसान है, मैंने इसका वजन कुछ ज्यादा ही रखा हुआ है, ये है 100 kg, 1 क्विंटल ह्यूमन बीइंग है. एक इंसान है, उसका मास कितना है, 100 kg. बताओ वो कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है. आप ऐसे समझ लो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान 1 क्विंटल है, 100 kg है, इमेजिन करो अगर वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ वो कितनी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है मेरा बच्चा. तो ये था हमारा आज का डीपीपी और हमने इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया. इसकी कॉपी बना लीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा बेटा. और अगर ये आपको अच्छा लग गया हो तो लाइक तो बनता ही है,
सब्सक्राइब भी बनता है, बेल आइकन पे प्रेस भी करना होता है ताकि जब भी इस पे अपलोड हो जाएगा आपका डीपीपी का सॉल्यूशन, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपनी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप भी कर सकें। ठीक है, और अगर किसी को कोई मसला हो वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9697772640। कोई भी मसला हो, कोई भी डीपीपी में कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे आप जुड़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।